गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलओसी को, गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर वाले एरिया को, जिसे हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस पे पाकिस्तान का किस तरह कंट्रोल हुआ, क्यों पाकिस्तान ने आक्रमण किया और यूनाइटेड नेशन की भूमिका क्या रही, कैसे सीज फायर लाइन एग्जिस्टेंस में आई और फिर किस तरह एलओसी अस्तित्व में आई और कराची समझौता क्या था। इसको बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं और मैप के थ्रू इस पूरे जम्मू कश्मीर वाले एरिया को और इन स्थानों को मैप में भी देखेंगे। फोकस हमारा है एलओसी और सीज फायर लाइन कैसे एग्जिस्टेंस में आए। तो इसके लिए सबसे पहले हम बिल्कुल ब्रीफ में हमारी हिस्ट्री को जान लेते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर जो था वो किस तरह, क्यों आक्रमण किया पाकिस्तान ने और किस तरह उसका विलय भारत में हुआ। तो देखिए, जिस समय 15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिली, उस समय भारत किस तरह बंटा हुआ था कि भारत एक था ब्रिटिश भारत, एक था रियासती भारत, और भारत के कुछ एरिया ऐसे जिस पे पुर्तगालियों का कंट्रोल था और कुछ एरिया पे फ्रांस का कब्जा था। इस तरह से भारत बटा हुआ था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत को आज़ादी मिली थी। रियासती भारत तुरंत शामिल नहीं हुआ था भारत में। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर जो थी वो एक रियासत थी जिसपे एक हिंदू शासक हरि सिंह का रूल था। अब क्योंकि शासक हिंदू था और बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी, तो पाकिस्तान को लगा कि हरि सिंह ने कहा ना हम भारत में शामिल होंगे ना हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। ऐसे में पाकिस्तान को लगा कि बहुसंख्यक आबादी जब मुस्लिम है तो जम्मू कश्मीर को तो पाकिस्तान में मिलना चाहिए। तो पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में, आज़ाद होने के कुछ महीनों में ही, अक्टूबर 1947 में ही कहा गया कबायली आक्रमण इसे, लेकिन बाद में यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया कि ये जो कबायली आक्रमण था इसको पूरा पाकिस्तान का सपोर्ट था। पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा, आर्मी के द्वारा इनको कबायली लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, हथियार दिए गए थे और इन आक्रमणकारियों में पाकिस्तानी सेना के लोग भी शामिल थे। बाद में यूनाइटेड नेशन में खुद पाकिस्तान ने स्वीकार किया इस बात को। तो यहाँ पे कुल मिलाकर अक्टूबर 1947 में इन कबायलियों ने आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर पे, क्योंकि हरि सिंह ने भारत में भी शामिल नहीं हुआ था और पाकिस्तान में भी नहीं, स्वतंत्र रहने का सोचा था। तो ऐसे में भारत को स्टैंड ले नहीं पा रहा था। 26 अक्टूबर 1947 ये वो दिन था जब हरि सिंह ने सिग्नेचर किए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय कर दिया। 27 अक्टूबर 1947 को यहाँ पे माउंटबेटन के द्वारा सुबह सुबह सिग्नेचर किए गए इसी इंस्ट्रूमेंट पे, ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है इसी पे। इसके बाद जम्मू कश्मीर का जो डिफेंस था, जम्मू कश्मीर का जो कम्युनिकेशन, जो संचार था, जम्मू कश्मीर के जो एक्सटर्नल अफेयर्स थे, वो भारतीय संसद के पास आ गए। अब ऐसे में इसके बाद 26 अक्टूबर के बाद 27 अक्टूबर को 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर का अधिकार जो था वो हमारे पास था, भारत के पास। ऐसे में ये जस्ट आज़ाद होते ही भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध, जो कि काफ़ी लंबा चला। 1948 में हमारे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पूरे मामले को लेकर चले गए यूनाइटेड नेशन। अब आप समझिए, यूनाइटेड नेशन जिसको बनाया ही इसलिए गया था कि विश्व में शांति रहे, फिर से कोई वैश्विक युद्ध ना हो। 1945 में यूनाइटेड नेशन अस्तित्व में आया। 1948 में जवाहरलाल नेहरू पहुंच गए भारत और पाकिस्तान के इस मुद्दे को लेकर के। अब यूनाइटेड नेशन ने भूमिका निभाई और यूनाइटेड नेशन में, इसीलिए हम इसको कहते हैं UNCIP, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इसके अंदर प्रस्ताव पारित हुए, प्रस्ताव संख्या 38, 39, 47, 51। इनके अंदर प्रस्ताव में कहा क्या गया तो उसको भी हम ब्रीफ में जान लेते हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि सबसे पहले तो दोनों देश जो हैं वो इस मसले को अब जहां हैं वहीं रुक जाएं और ज़्यादा बढ़ाएं नहीं इस मुद्दे को, और ज़्यादा वॉर, युद्ध ना करें आपस में। इसके बाद कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह करवाया जाए, और उस जनमत संग्रह से पहले एक कंडीशन ये थी कि यूनाइटेड नेशन ने बाकायदा प्रस्ताव में कहा कि जो कबायली लोग और जो पाकिस्तानी सेना के लोग जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम जिसे कहते हैं, जितना एरिया कश्मीर का कब्जा कर रखा है उससे पीछे हट जाएं। अब क्योंकि पाकिस्तान की सेना और कबायली लोग कभी पीछे नहीं हटे, तो भारत ने कभी जनमत संग्रह करवाया ही नहीं। इसीलिए पाकिस्तान, आप सुनते होंगे बहुत बार न्यूज़ में कि पाकिस्तान ये ब्लेम कर रहा है कि भारत ने जनमत संग्रह करवाया ही नहीं। भारत ने कहा, हम कहते हैं कि भाई हम कैसे करवाते, जब तक वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही थी कि पाकिस्तानी सेना के लोग और जो कबायली लोग हैं वो पीछे ही नहीं हटे, तो फिर वहाँ जनमत संग्रह करवाए क्यों भारत। तो खैर ये मामला तो लगातार यूं ही चलता ही रहा, आज तक कोई समाधान हुआ नहीं है। इसके अलावा
जब यूनाइटेड नेशन के पास मसला पहुंचा तो कुछ तो समाधान होना ही था। यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ। 27 जुलाई 1949 को कराची समझौता हुआ। इसी कराची समझौते से ये जो सीज फायर लाइन है ये बनाई गई थी। युद्ध को रोक दिया गया था 31 दिसंबर 1948। 1 जनवरी 1949 को युद्ध को रोक दिया गया था। इसके बाद ये सीज फायर लाइन यानी दोनों देशों की सेना जहां थी वहीं पे जो लाइन थी उसी को हमने कहा सीज फायर लाइन। ठीक है। इसके अलावा इसी कराची समझौते जो कि यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता की वजह से ही हुआ, इसमें कहा गया कि रक्षा, विदेशी मामले और पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण पाकिस्तान को दे दिया गया। अब यहीं से जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर यानी उन कबायली आक्रमण के थ्रू जो जम्मू कश्मीर का 1/3 भाग उनके पास रह गया, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम उसे कहते हैं। अभी मैप में भी देख लेंगे। और इस तरह से सीज फायर लाइन जो है वो अस्तित्व में आई। इसके बाद ऐसा नहीं था कि दोनों देशों की आपस में बैठकें नहीं हुई, खूब बैठकों का दौर भी चला। जो बाकी हमारी बाउंड्री थी उसमें भी चेंजेस किए गए, यहाँ से जमीन उधर दी गई, उधर से इधर ली गई, तो काफी लंबा दौर चला था इसका। सिंधु जल समझौता हुआ जिसको हम एक अलग क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके बाद जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1947-48 के बाद, वो हुआ 1965 में। और 1965 के वॉर के बाद में रशिया ने मध्यस्थता की और हमारा समझौता हुआ भारत पाकिस्तान का ताशकंद में, जिसको हम ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं। ये समझौता हुआ था, 5-6 दिन बैठकों का दौर चला और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में समझौता हुआ था भारत की तरफ से। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सिग्नेचर किए थे। और इस समझौते के अगले ही दिन यानी कुछ घंटों के बाद ही बहुत ही संदिग्ध हालत में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। तो ताशकंद समझौते में भी इसमें प्रावधान क्या थे? तो प्रावधान बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको कभी भी अमल में नहीं लाया गया। पाकिस्तान ने तो बिल्कुल भी उस पर अमल ही नहीं किया। उसमें था कि दोनों देश वार्ता करेंगे, मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे, इस तरह से एक दूसरे पे युद्ध नहीं करेंगे, ये सारी चीजें। लेकिन इसके बावजूद फिर 1971 में हमें देखने को मिलता है कि जिसमें भारत ने बहुत सफलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया और जिसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी। 1971 का युद्ध भारत इतना सफलतापूर्वक जीता था कि पश्चिमी पाकिस्तान का लगभग 5000 वर्ग मील एरिया जो था वो हमारे भारत के अंडर में था। लेकिन फिर 1971 के युद्ध के बाद फिर से एक समझौता, शिमला समझौते को भी हम अलग से क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। 2 जुलाई 1972 को जुल्फिकार अली भुट्टो और उस समय की हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच में 2 जुलाई 1972 को शिमला में समझौता हुआ। इस समझौते में भी खूब अच्छी बातें की गई। उन प्रावधानों को हम उस क्लास में डिस्कस करके आ चुके हैं। आज हमारा फोकस है एलओसी पे। जो सीज फायर लाइन थी उसको शिमला समझौते के बाद में कहा गया एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो सीज फायर लाइन बन गई एलओसी शिमला समझौते के बाद। इसके बाद ऐसा नहीं है कि इसके बाद युद्ध नहीं हुए। 1999 में फिर से हमें एक डायरेक्ट वॉर भारत और पाकिस्तान का करगिल युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें भी भारत सफल हुआ। 1999 के बाद भारत और पाकिस्तान में डायरेक्ट कोई वॉर नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी नीति थोड़ी चेंज कर ली। नीति क्या बना ली? कायरतापूर्वक हमले करना। उसी हमले का एक जो हम देख रहे हैं उदाहरण वो है पहलगाम। इसके अलावा भी 1999 के बाद, कारगिल के बाद डायरेक्ट वॉर नहीं, लेकिन यहाँ पे दूसरी नीति के तहत जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, उनके थ्रू भारत पे हमले, जैसे संसद पे हमला, जैसे 26/11 का हमला, जैसे हमें उरी में देखने को मिला, जैसे पुलवामा में देखने को मिला, जैसे गुरदासपुर में देखने को मिला, जैसे पठानकोट में देखने को मिला और अभी पहलगाम में। तो ये हमले लगातार पाकिस्तान इस तरह से करवाता रहा। हाँ, डायरेक्ट वॉर हमें 99 के बाद नहीं देखने को मिली। ऐसे में अब हम जानते हैं एलओसी कैसे एग्जिस्टेंस में आया, वो देखा। अब हम जानते हैं मैप में किस तरह से ये, तो ये पूरा जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा है और लद्दाख दिख रहा है। इसके बाद अब वर्तमान में तो हमारी यूनियन टेरिटरी हैं दोनों। ये एक्चुअल मैप था। इसके बाद अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इसमें भी आप देख पा रहे हैं ये क्षेत्र है गिलगित और ये इधर वाला है बाल्टिस्तान। ये है जिसे पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर और हम इस पूरे हिस्से को कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके अलावा ये बाउंड्री जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर हमारे पास है, यूनियन टेरिटरी है, वो दिखाई दे रही है। और ये वाला इलाका सियाचिन ग्लेशियर का दिखाई दे रहा है। जब सीज फायर लाइन और फिर जब एलओसी अस्तित्व में आई उस समय में यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है,
ये इस तरह से है। यहाँ पे चिनाब जो नदी है, चिनाब के पश्चिम से ये बाउंड्री, ये लाइन आपको एलओसी वाली स्टार्ट होती हुई दिख रही है। ये पूरा कश्मीर और फिर ये लद्दाख में, ये यहाँ पे ये बाउंड्री जो है, ये सियाचिन ग्लेशियर हमारे लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एरिया वो है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। और ये वाला एरिया एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, को हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। ये अक्साई चीन जो चाइना का जो कब्जा है वो वाला पार्ट है। अभी हम बात करें, ये बाल्टिस्तान है, ये गिलगित है, ये आज़ाद कश्मीर वाला इलाका है। आज़ाद कश्मीर यानी जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, उसके पैरेलल वाला इलाका। और गिलगित बाल्टिस्तान, ये जो लद्दाख आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर वाला इलाका, ये सियाचिन ग्लेशियर है, जिसको ऑपरेशन मेघदूत चला करके भारत ने अपने कंट्रोल में कर लिया। इसको भी पाकिस्तान अपने कंट्रोल में करना चाह रहा था। तो यहाँ तक ये एलओसी है। इस तरह से मैप है जम्मू और कश्मीर का। ये आप देख पा रहे हैं, ये एरिया जम्मू कश्मीर का लगभग 2/3 भाग भारत के पास है। ये जम्मू कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरी, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ये वाला पार्ट जो चीन ने कंट्रोल कर रखा है, ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है ही। सबसे ज़्यादा हाइट पे पूरे वर्ल्ड में 2 देश ही लड़ रहे हैं आपस में, इसी सियाचिन ग्लेशियर वाले। इसकी हाइट है लगभग 6000 मीटर। और यहाँ पे 2 देश, भारत और पाकिस्तान, आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हाइट पे लड़ने वाले भी हम ही हैं। लेकिन हाँ, हमारे पड़ोसी की वजह से। भारत तो बड़ा शांति प्रिय देश है। हमारा आर्टिकल 51 डीपीएसपी के तहत जो आर्टिकल अनुच्छेद 51 है, वो अपने आप में ही बताता है कि भारत के क्या उद्देश्य हैं और हम किस तरह का काम करना चाहते हैं। ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला, ये बाल्टिस्तान है, ये ऊपर गिलगित वाला एरिया आप देख पा रहे हैं, तो ये है। और ये वाला एरिया जो रेड कलर से दिख रहा है, ये इसको कहता है पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर। तो ये था एलओसी कैसे एग्जिस्टेंस में आई, इससे पहले सीज फायर और कराची समझौता, जिसको आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।